This conference will now be recorded. ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सुनो आराम से। फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक करंट। तो आराम से सुनना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर डेल्टा क्यू हमारा अमाउंट है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी, एवरेज करंट क्या होता है? I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सिंपल। आवाज आ रही है अभी? तो आवाज में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी कोई इश्यू हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज करंट के बारे में अगर हम लिमिट लगाना चाहें, अगर टाइम की, टाइम बहुत स्मॉल लें हम, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ले लेगा डी क्यू बाय डी टी। कोई डाउट इसमें? डिफरेंशियल फॉर्म में किसी को कोई डाउट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आवाज तो आ रही है ना? वंश केपी आराम से एक बार अनम्यूट करके बता दो बेटा मुझे। यस सर, आ रही है क्लियर। ओके चलो, यस सर, आ रही है। चलो पढ़ते हैं। For defining current, you must use the word net charge. Okay? Even though the current is due to flow of charges, but all the moving charges do not produce electric current. Even though current is due to flow of charges. सुनना, करंट चार्जेस की वजह से है, बट सारे मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। In the absence of electric field, there is no net current because the motion of free electron is random and the net effect in any particular direction is zero. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो समझो। क्या कह रहा है ये? हम ये मानते हैं कि कभी भी स्मॉल जूनियर क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कभी भी चार्ज मूव होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ कहता है सिर्फ चार्ज के मूव होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो रैंडम होगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन नहीं होगा, तो उस डायरेक्शन में करंट भी जीरो होगा। क्लियर? ऐसा यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर, जो कि सब जानते हैं। तो 1 एम्पियर की अगर बात की जाए तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम पर 1 सेकेंड। क्लियर? तो आगे देखते हैं। According to convention, the direction of current is given by the direction of flow of positive charge. Hence, it is assumed that direction of current is in the opposite direction. That is in the direction of flow of negative charge. Clear है? Moving charges are called charge carriers. In different cases, the current will be due to flow of different type of charges. समझें? In conductors, current is due to flow of free electrons. कंडक्टर्स में करंट क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की वजह से। इन इलेक्ट्रोलाइट्स, current flow is due to flow of positive and negative ions. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स। जबकि अगर सेमीकंडक्टर्स में आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जिन लोगों ने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा हुआ है उनको पता है ये चीज। क्लियर है? पढ़ा चुका हूँ पहले मैं, वापस पढ़ाऊंगा, नो नीड टू वरी।
semiconductors, electrons and holes. In discharge tube, current is due to flow of positive ions of gas and electrons. क्लियर है? तो करंट की बातें कर रहे हैं हम, तो यहाँ समझें. The current can also flow in vacuum. Example in picture tube of TV. Electron flow in vacuum and hence the current flows. वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकता है. Although the direction is not considered in the flow of electric current, yet it is a scalar quantity. करंट में करंट फ्लो होता है बट उसको कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता, इसलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है because it is defined in terms of charge and time which are also scalar quantities. क्या बोलता है सुनो. I equals to dq by dt, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए करंट को भी एक स्केलर क्वांटिटी ही माना जाता है. क्लियर? करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता. क्लियर? समझाने के लिए बता रहे हैं. आई करंट फ्लो हो रहा हो और अगर जंक्शन को दो भागों में डिवाइड किया जाए, एक में I1 करंट जाएगा तो दूसरे में I2 करंट जाएगा. I2 या I1 अगर निकालना चाहोगे, I2 निकालोगे तो हो जाएगा I माइनस I1 और I1 निकालना चाहोगे तो हो जाएगा I माइनस I2. क्लियर? सिंपल है. आगे बढ़ते गाइस. ओके, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा जाएगा. करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट के बारे में जानते हैं, dq by dt. करंट डेंसिटी क्या है सुने. In certain cases we are interested in studying the flow of charge from any point on the cross section of the conductor, where in this situation we use current density. करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी. करंट क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी. बट करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी. तो व्हाट इज करंट डेंसिटी, उसको समझते हैं. किसी भी पॉइंट P पे to define this quantity we consider a small area. कोई स्मॉल एरिया लिया गया ds at point P which is perpendicular to direction of flow of current. अब अगर डेल्टा ए करंट पास होता है स्मॉल एरिया से तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस मीन्स करंट पर यूनिट एरिया. अगर एरिया की लिमिट कर दे वहां पे, इसके एरिया बहुत छोटा होगा तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? करंट डेंसिटी क्या होती है ध्यान देना. करंट डेंसिटी इज डी आई अपॉन डी एस. एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. जबकि करंट इंडिविजुअली क्या था? स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है? क्लियरली लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. If current flow due to positive charges, then the direction of current density will be same as that of positive charge. If the current flow is due to negative charges, then the direction of J will be opposite. ये सब जानते हैं. पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट उसी डायरेक्शन में माना जाता है, इसलिए करंट और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम है. बट अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से देखा जाए तो करंट डेंसिटी, करंट उसके अपोजिट होते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट? गाइस यहां तक डाउट नहीं है? एक सेकंड के लिए होल्ड करना.
ओके गाइस, आगे पढ़ते हैं। आवाज आ रही है? तो जे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, करंट डेंसिटी को? विसा okay guys, so what is the current density? Current density क्या है? J equals to I by S, which is a vector quantity. ले रहे हैं यहाँ तक? आगे देखते हैं guys. If delta is not normal, क्या बोलता है यहाँ पर? समझना अच्छे से, करंट डेंसिटी को समझना है हमें. If area of delta S is not normal, we can use a unit vector n cap which is perpendicular to it and make an angle theta with the direction of current. अगर करंट और नॉर्मल डायरेक्शन का, मतलब जो भी डायरेक्शन है एरिया का और करंट उसके, अगर उन दोनों के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन नहीं हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो डायग्राम देखें, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है और चार्ज की वजह से करंट. एरिया और करंट क्या है आपस में? नॉर्मल. बट अगर करंट और एरिया कभी भी नॉर्मल नहीं हो तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में डेल्टा एस को एक यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लेके करंट और नॉर्मल वेक्टर के बीच का डायरेक्शन लिया जाता है. क्लियर? तो जे को डिफाइन किया जाता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा. मीन्स करंट क्या हुआ? J डॉट डेल्टा एस मीन्स, देखो डॉट प्रोडक्ट यूज किया है यहाँ पे, ध्यान देना. J इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा. यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? I इक्वल्स टू डेल्टा आई इक्वल्स टू डेल्टा है ना, डेल्टा आई इक्वल्स टू J इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा. कॉस थीटा को रिमूव किया जाए तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो J डॉट डेल्टा एस, विच आर बोथ द वेक्टर्स. एरिया भी वेक्टर है, करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, बट करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है गाइस? आगे चलें. नो सर. ओके, तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. करंट अपॉन एरिया. सिंपल. क्लियर? आगे चलते हैं गाइस. Flow of electric charge in metallic conductor. In atoms of metallic conductor, attractive force between nucleus and valence electrons is very weak. क्या बोल रहा है? एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंड विद द nucleus and a few of them get free to move randomly within the metal. Clear है? These electrons are called free electrons or conduction electrons. Free electron का concept सबको पता है गाइस. कंडक्टर में कंडक्शन इतना इजी क्यों होता है? बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस are not bounded to each other
उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से फ्री हो जाते हैं और कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन कंडक्टर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स are very large. Example, in copper wire, in copper, every atom releases one free electron. Their free electron density is nearly 8.49 into 10 to power 28 में पर मीटर क्यूब। कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब के अंदर कॉपर के अंदर 8.49 into 10 to power 28 फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जितने एटम्स हैं बहुत ज्यादा हैं, हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए 1 मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी क्या हो गया? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। इन कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली इन होल वॉल्यूम जस्ट एज गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन अ गैस चैम्बर। क्लियर है? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, these electrons move randomly due to collision of electrons with ions of conductor. The directions of electrons will suddenly change. As in molecular theory of gases, this random motion of electrons can be related to free path lambda. Free path क्या होता है? हर इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में घूम रहा है, हर इलेक्ट्रॉन के पाथ को अलग अलग लिया जाता है, तो हर एक के पाथ को बोला जाता है फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ क्या होता है? सबका कॉम्बिनेशन, which means, समझे आगे, which means free path between two successive collisions। कहने का मतलब क्या है? क्लास में टीचर नहीं है तो वैसे ही 1 मीटर क्यूब के एरिया में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस क्लास में घूम रहे हैं। बच्चे, स्टूडेंट्स, वो सब बिना टीचर के क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है। तो फ्री पाथ क्या होता है? मैं भी एक बच्चा हूं अगर सपोज करो, या ओमकार एक बच्चा है, ओमकार ने पहला कोलिजन किसी और फ्री इलेक्ट्रॉन से किया, उसके बाद दूसरा कोलिजन किया किसी और इलेक्ट्रॉन से, उसके बीच में जो पाथ होता है वो कहलाता है फ्री पाथ। तो मेन फ्री पाथ क्या होता है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ है, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है, समझना, उसको टू से डिनोट किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? ये 11th में केटीजी में हमने थोड़ा पढ़ा था, याद हो तो। दो कोलिजन्स के बीच में, जैसे सपोज करो, सुनो इधर, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर रेड से मार्क कर दूंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराता है, फिर इससे टकराता है, तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? एक कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका एवरेज लेना। क्लियर है? और टू क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो कोलिजन्स की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस एट zigzag पाथ, पाथ वो चेंज करता रहता है। इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन एट लार्ज, तो विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल एंड गिवन एरिया, एक गिवन टाइम इंटरवल में एक एरिया के अंदर mean free path is equal to number of electrons crossing opposite to the direction। क्लियर है? समझिए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा तो फोर्स भी अप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज माइनस ही होता है, माइनस ई इंटू ई। एक्ट्स इन दिस फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Due to this electric field, electrons drift in direction opposite to the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड है E, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उनको फोर्स लगता है, उस तरफ वो जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट लगा हो तो प्लीज आराम से पूछे मुझसे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं गाइस हम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आवाज आ रही है प्रॉपरली? कोई डाउट है किसी को?
प्रिया, वंश, ओमकार, दीपांशी, एक्टिवली सुन रहे हैं ना सब? ओके गाइस, आगे देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, ये चीज समझेंगे। तो पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना। इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मॉडिफाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लगते ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एवरेज स्लो स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिवली चार्ज है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो एक तरह से वो ड्रिफ्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं। जैसे कोई बच्चे को कोई टीचर खींच रहा है, इधर बैठ, वो बच्चा नहीं जाना चाहता तो क्या होता है, छोटा बच्चा तो अपना फोर्स दूसरी तरफ लगा, लेकिन बड़ा जो फोर्स लगाएगा उसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हो जाता है। तो इस स्पीड को बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। तो समझ में आया गाइस? इलेक्ट्रॉन्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो फोर्स उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, उसके कारण से वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं। To represent in the form of vector, the drift of electrons is expressed in the form of drift velocity, Vd. This drift velocity Vd is always opposite in direction to the applied force E. Vd यहाँ क्या लिखा है, ये Vd। Vd का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आया गाइस? कोई डाउट है क्या इसमें? इस पर और डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हुए जाता है, खींचे हुए चले जाते हैं, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। द वैल्यू ऑफ दिस ड्रिफ्ट स्पीड, क्या कह रहा है ये, इस ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बहुत ही कम होती है एवरेज स्पीड से, लेस देन 10 टू पावर 10 टाइम्स। क्लियर है? बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ समझते हैं। द कंटिन्यूअस लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the absence of electric field, and dotted lines प्रेजेंस में बताती है। समझना, इस डायग्राम को समझना। डॉटेड लाइन पहले कंटिन्यूस लाइंस है, ए से इस पॉइंट तक गया इलेक्ट्रॉन, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट, ऐसे जाके पॉइंट बी पे पहुंचा। ये तो था इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, उसकी वजह से ये हर जगह डॉटेड लाइंस फॉलो करके बी डैश पे पहुंचता है। तो फर्क समझ में आया कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरा पाथ फॉलो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन दूसरा पाथ फॉलो कर रहा है। क्लियर है? कंटिन्यूस लाइंस तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की बताती है, डॉटेड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। क्लियर है? दो कॉलिजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंतर आ रहा है ना। इसी चीज को और आगे समझते हैं। देखो, इसी चीज को थ्योरेटिकली समझा रहा है, ध्यान देना। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्रॉम ए, आफ्टर सम कोलिजन, कुछ भिड़ंत के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट था तब वो बी डैश पे पहुंचते हैं इंस्टेड ऑफ बी। क्लियर है? हाँ या ना? इन दिस वे, आफ्टर ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रीचेस द पॉइंट बी डैश, बी की जगह कहाँ पहुंचते हैं, बी डैश पे पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था पॉइंट बी पे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से उनमें ड्रिफ्ट होता है और वो पहुंच जाते हैं बी डैश पे।
तो इसी चीज को इन स्टिल एयर का मतलब जब हवा रुकी हुई है, एवरी मॉलिक्यूल विल मूव रैंडमली विद थर्मल वेलोसिटी मतलब टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी है, ओके। इन द केस ऑफ स्लो मोशन एयर, every molecule has random motion as well as small velocity in direction of air. आगे समझना। Now we will find the relation between the drift velocity and electric field. drift velocity और electric field के बीच में क्या relation हो सकता है मैथमेटिकली वो देखते हैं। तो इधर ध्यान दो, यहाँ तक बात में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बेटा अनम्यूट करो, आराम से पूछो। एक बार रिपीट, अब देखा मैंने रिपीट, क्या रिपीट करूं बताओ तो बेटा, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये वाला। ओके, और किसी को भी कोई डाउट है तो वो भी बता दें, मैं एक साथ समझा दूंगा। कोई डाउट है गाइस? दीपांशु, ओमकार, प्रिया, वंश, किसी को भी कोई डाउट हो अनम्यूट करें, बताएं। तो सुनते हैं हम, वापस बता रहा हूं मैं अपने डायग्राम में, यहाँ ध्यान दें। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, एक पॉइंट से कोई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, पहला कोलिजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, समझ में आया? तो इसमें बिल्कुल डार्क लाइंस फॉलो करके यहाँ पहुंचे। क्लियर है गाइस? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है, उसकी वजह से इसके पाथ में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ये पाथ के चेंज की वजह से क्या हुआ, वो लास्ट में पॉइंट बी डैश पे पहुंचेगा, पॉइंट बी पे नहीं पहुंचेगा। समझ आया? तो ये जो पाथ में डिफरेंस आया है किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा क्या लगा इलेक्ट्रॉन पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाई होने लग गई, उसकी वजह से उसके पाथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। क्लियर है? तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे समझाते हैं हम, ध्यान देते हैं। मैथमेटिकली हम बोलते हैं फोर्स इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। क्लियर है? फोर्स होता है ये, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए इलेक्ट्रॉन का तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। दिख रहा है आपको ये? क्लियर है? आया ना? एक्सेलरेशन दिखाई दिया। और अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिया जाए, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में तो डायरेक्शन भी लेना जरूरी है, तो यहाँ माइनस सिंबल आएगा। माइनस सिंबल क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है उसके ऑपोजिट अप्लाई हो रहा है, इसीलिए वो बी पे ना जाके बी डैश पे गया। क्लियर है? इतनी बात में कोई डाउट है किसी को, एक्सेलरेशन कैसे निकाला? नो कोई सर। दिक्कत? और कोई बताओ। वंश, आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ, जब तक आपने रिस्पॉन्सेज दो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये पढ़ते हैं गाइस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे आ जाती है एक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई होते ही, सब बातें समझ में आई बेटा? सर ये माइनस कहाँ से आया? माइनस क्यों आया बेटा बताता हूँ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बेटा? वंश, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो फोर्स के हाँ बारे सर। में अगर फोर्स को सोचना, इसी फॉर्मूले को मैं वापस लिखता हूँ, देखने का। अगर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऑटोमेटिकली माइनस लगाऊंगा या नहीं? याद आया कुछ? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो फोर्स कैसा लगेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन भी किधर होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उधर ही आएगा। इसलिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। समझ आया सबको? यस सर। समझ आया ना? चलो यस सर। अब आगे पढ़ते हैं गाइस। ओके, आगे पढ़ते हैं गाइस। For given value of E, A will be constant. अगर E की वैल्यू कांस्टेंट है तो A की वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। Here it is important that electrons are accelerated. Sorry. Sorry guys, काम आ रहा है। एक सेकंड होल्ड करना। Guys, sorry. Okay, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था बेटा, समझ में ना? It is important that electrons are accelerated in time interval between two successive collisions. क्लियर है? क्या बोला है यहाँ पे? Electrons are accelerated in time interval between two successive collisions. बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सेलरेट होते हैं। ये उनकी गति नहीं, उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से होता है। क्लियर है? So this is the reason it is due to collisions with vibration ions. It's the reason that due to collisions with vibration and drifting nature stops. तो basically अगर velocity की बात की जाए, वॉइस नहीं आ रही। क्या हो बेटा? सबको और बाकियों को भी डिफिकल्टी आ रही है क्या? नो सर। सर स्लो आ रही है सर। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, कम हो गई है। ओके, अब आ रही है वंश? हाँ सर। ओके, चलो। If the velocity of an electron is u and after time its velocity just before the next collision is v, क्या कह रहा है ये? सुनना आराम से कि कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u, v है आफ्टर कोलिजन। तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं कि नहीं? हम जानते हो ना, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर है? तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूं तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? u माइनस, वेक्टर फॉर्म में रखूं तो माइनस e इंटू e। क्लियर है? इफ वी टेक द एवरेज ओवर ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, एवरेज ले लें तो क्या हो जाएगा? t, v और u को हम क्या ले लेंगे? ब्रैकेट में ले लेंगे। Here the quantity u is equals to 0. अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लें हम? बिफोर द कोलिजन क्या मान लें? 0 मान लें, बिकॉज फॉर इलेक्ट्रॉन्स एवरेज इज 0। कोलिजन से पहले क्या है? 0। और आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है? वो एक्वायर कर रहे हैं एनर्जी। तो बेसिकली नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम। तो इन चीजों के अगर आप देखें रीजंस, तो u को अगर 0 मानना है तो आपकी vd कितनी हो जाएगी?
माइनस ई, ई टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है। कैसे आया वापस बता देता हूं। पहले तो एक्सीलरेशन निकाल लिया, फोर्स से कितना आया, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन मास। क्लियर है। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ए की वैल्यू रख के यू को जीरो करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई माइनस ई कैपिटल ई रिलैक्सेशन टाइम टू अपॉन मास। कोई डाउट। और अगर नो एवरेज सर। ड्रिफ्ट स्पीड लें, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लें तो पॉजिटिव भी डिनोट कर सकते हैं। कोई डाउट। चलो आगे। तो ड्रिफ्ट स्पीड को अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या लें आप, क्यू लें, ई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्यू रख सकते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जान चुके हैं आप। तो आज आपका होमवर्क क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, मीन फ्री पाथ के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में नोट्स लिखेंगे आप। पूरा का पूरा नहीं लिखना है, मैथमेटिकल लगनी चाहिए, थ्योरेटिकली जो चीज से थोड़ी जरूरत है समझने की। क्लियर है गाइस। ये चीज आपको लिख के सबको भेजनी होगी मुझे। तो मोबिलिटी भी समझ लेते हैं गाइस। मोबिलिटी क्या होती है, सुनो। इन द क्वांटिटी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, vd इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई टू अपॉन m। क्लियर है। इन द राइट हैंड टर्म e e m बाय m, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, इस टर्म में से स्मॉल ई एंड स्मॉल m तो क्या है, कांस्टेंट्स हैं। एंड रिलैक्सेशन टाइम इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि किस मटेरियल में दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन में कितना टाइम लगता है, ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। तो जो कांस्टेंट था ना, इधर ध्यान देना, वीडी के फॉर्मूले में क्या क्या था, स्मॉल ई कैपिटल ई एम, तो जो कांस्टेंट था, जैसे कि चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, मास, तो इन कांस्टेंट्स को हमने किसका नाम दे दिया, म्यू ई। म्यू का मतलब क्या है, मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तब तो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो म्यू ई। तो म्यू क्या हो गया, मोबिलिटी। फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। Hence drift velocity is directly proportional to the applied electric field. तो म्यू की वैल्यू वीडी अपॉन ई भी आ सकती है यहाँ से, या हम भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने अगर चाहिए हो तो। यहाँ तक कोई डाउट लगाओ, प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। किसी को डाउट लगाओ तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आराम से पूछो, किसी को भी कोई डाउट लगाओ। वंश, केपी, ओमकार, प्रिया, किसी को भी कुछ पूछना हो प्लीज फील फ्री टू।
बोलो बेटा, किसी को डाउट नहीं पूछना, आगे चलें। ओके ओके, नो डाउट गाइस, गुड। आगे देखते हैं हम। मोबिलिटी के बारे में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जान चुके हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन देखें तो मोबिलिटी को कैसे बता सकते हैं? मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना? मोबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? पर मीटर। तो यूनिट क्या आ गई? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। -1 क्लियर? तो गिवन दो मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम हो तो ये याद रखना है आपको कि मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर is more if the drift velocity is more. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम है तो मोबिलिटी कम होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगा हो आपको तो आराम से पूछें। स्क्रीन स्लाइड करना। इस तरफ देखना क्या है, कृपया बताओ मुझे। ये भी एक बार अनम्यूट करके बताओ किधर स्लाइड करनी है, क्या देखना चाहते हो? तो नीचे करनी है स्क्रीन। सॉरी, एक सेकंड ना, वेट करना। दो मिनट देना। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी तक आज का आपका काम है। अपना काम कंप्लीट करें और कैपेसिटेंस के और इसके नोट्स मुझे लिख के बताएं। कोई भी क्वेश्चन में किसी कंसेप्ट में आपको रॉन्ग लगे प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो हमने बुक के 3-3.5 पेज पढ़ लिए, नीचे कर दिया यहाँ तक, ठीक है? नीचे करना। हाँ सर, बस ओके, डन। ओके गाइस, आज की क्लास में बहुत पढ़ लिया हमने। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? तो आपका काम क्या है, यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से करना। 4th चैप्टर 5th चैप्टर अच्छे से होना चाहिए। 5th चैप्टर पे ज़्यादा स्ट्रेस देके जो भी चल रहा है उसको एटलीस्ट कंप्लीट करना। इसमें अभी तक कुछ भी शुरू के 4 चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो उसको फ्रेशली पढ़ो और समझो। क्लियर गाइस? ओके गाइस, कोई डाउट किसी को? एंड करूँ क्लास? ओके गाइस, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा क्लास में। फीडबैक जरूर देना। बाय।